गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि चुनाव का समय है, लेकिन चुनाव तो वोट डालना ज़रूरी है। और आपकी चुनाव कैसे हो, इसके लिए पढ़ाई की भी तैयारी करें, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी आने वाले कल यानी बहुत जल्द ही आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होगी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप हर स्तर पर तैयार रहें। जैन रोजगार क्लासेस आपके साथ है। मैं एल.के. झा आपके सामने इतिहास पर चर्चा जो पिछले क्लास में कर रहे थे उससे आगे पढ़ाने के लिए आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर की युद्ध की चर्चा हम कर रहे थे कि बक्सर की युद्ध जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यदि आप लोग में कोई बता सकते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ तो बता सकते हैं। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। जैसा कि कल इस पर हम चर्चा किए थे कि बक्सर के युद्ध में एक बड़ी संयुक्त सेना जिसमें मीर कासिम की सेना है, अवध के नवाब शुजा उदौला की सेना है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना है। इस तीन बड़े विशाल सेना जिनकी लगभग 50,000 संख्या रही होगी, उसको एक छोटी सी सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 3200 लगभग सेना थी उसने पराजित कर दिया। और यह एक वास्तविक युद्ध था। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में आया। वे एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत तो आए थे, लेकिन एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। अब हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि होगी। 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा होगी, ये पहला इलाहाबाद की प्रथम संधि है। और इस संधि के द्वारा क्या किया गया, पहले इसको हम देखें। यह संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिला। शाह आलम द्वितीय को सालाना 26 लाख रुपये तथा कारा मणिकपुर का जागीर देने का वादा किया गया। वचन दिया गया। अब देखिए, इलाहाबाद की दो संधि की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की पहली संधि जहां से आपसे बार बार प्रश्न पूछी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच यह संधि हुई। यह संधि इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब अंग्रेज को यानी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिल गई।
इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को सालाना 26 लाख रुपया देने का निश्चय किया गया और कहा गया कि हम कारा और मणिकपुर जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से लेंगे वह भी आपको दे देंगे। तो यह इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह संधि थी। अब हम देख सकते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि पर हम थोड़ा चर्चा करें। इलाहाबाद की संधि द्वितीय, यह जो है 16 अगस्त 1765 को हुआ था। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था, जिसके अनुसार पहला 50 लाख रुपये शुजा-उद-दौला को कंपनी को देना पड़ा। दूसरा बड़ी बात, कारा मणिकपुर का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को देने के लिए देना पड़ा। तीसरी बात, अवध के नवाब को मित्र बना लिया किसी शत्रु को अंग्रेज के किसी शत्रु को शरण नहीं देने का वचन देना पड़ा। अब देखिए, तीन बड़ी बात यहाँ हमको देखने को मिलेगी। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुआ, वह इलाहाबाद की संधि पहला जो हुआ था उससे थोड़ा अलग है। हालांकि दोनों का एक दूसरे से संबंध भी है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ है। और यह संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बात थी कि इस संधि के द्वारा 50 लाख रुपया जुर्माना लिया गया कि युद्ध हर्जाना के रूप में आप 50 लाख रुपया दीजिए। ये अवध के नवाब को देना पड़ा, अंग्रेज को देना पड़ा। दूसरा बात कहा गया कि आप हमेशा हमारा मित्र बने रहेंगे,
मेरा दोस्त आपका दोस्त होगा और मेरा जो दुश्मन होगा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज का कोई भी दुश्मन को आप अपने राज्य में शरण नहीं देंगे, अपने सेवा में नहीं रखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। यह एक प्रकार की सहायक संधि थी जो डुप्ले ने शुरू किया था। आगे यह सहायक संधि इलाहाबाद की संधि द्वारा अवध के नवाब के साथ भी हम देख सकते हैं, जिस सहायक संधि को ब्लेजली ने सबसे बेहतरीन रूप से इम्प्लीमेंट किया। तो हम यह देख सकते हैं, तीसरी एक बड़ी बात, कि कारा मणिकपुर अवध के नवाब का क्षेत्र है। जैसा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ है, उस संधि में कहा गया था कि कारा मणिकपुर आपको दे देंगे। तो अवध के नवाब से कारा मणिकपुर कंपनी ने लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। तो इस दृष्टि से अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। दीवानी अधिकार का अर्थ है कि वित्तीय वसूली का अधिकार, यानी राजस्व वसूल करने का अधिकार, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब इस प्रकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यह वसूल करने का अधिकार मिल गया, तो अब बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो गया। ये द्वैध शासन क्या है, थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नियोलन, कर्टियस है बंगाल में द्वैध शासन के जनक क्लाइव है। इस द्वैध शासन के दौरान अराजकता और अव्यवस्था की वातावरण उत्पन्न हो गई। द्वैध शासन को समाप्त लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में किया गया। अब थोड़ा हम देखेंगे कि जब बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। ये द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन का अर्थ है कि जो सिस्टम है, जो शासन पद्धति है, उसको दो भाग में बांट दो, डायरार्की कर दो, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, द्वैध शासन, यानी शासन को दो भाग में बांट दिया गया। तो बंगाल में द्वैध शासन को जो दो भाग में बांटा गया, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम यह जान ले कि द्वैध शासन के जनक कौन है। तो द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में है। बंगाल में द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव है। लेकिन आपसे जब सीधे प्रश्न हो कि द्वैध शासन के जनक कौन है, तो नियोलन कर्टियस, नियोलन कर्टियस को द्वैध शासन के जनक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि शासन की जो पद्धति है उसको दो भाग में बांट दिया जाए। फिर हम देखेंगे
कि बंगाल में द्वैत शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव है। बंगाल में द्वैत शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव है। हम द्वैत शासन भारत के संदर्भ में 4 बार पढ़ेंगे। जैसा कि आप, एक तो लियोनस कार्टियस इसके जनक है इस संदर्भ में, दूसरा बंगाल में द्वैत शासन, तीसरा राज्यों में द्वैत शासन, और माने दूसरा पढ़ेंगे कंपनी में द्वैत शासन, तीसरा पढ़ेंगे राज्यों में द्वैत शासन, और चौथा पढ़ेंगे केंद्र में द्वैत शासन। तो इस प्रकार द्वैत शासन की 4 पद्धति को हम लोग पढ़ेंगे, समय के साथ पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, 1765 में लागू किया, और 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन रहा। द्वैत शासन के समय अराजकता, अनार्की की स्थिति बनी रही, डिसऑर्डर बनी रही, पूरी तरह अस्त व्यस्त व्यवस्था रही। जैसा कि द्वैत शासन के संबंध में कर्नवालिस ने कहा है कि ऐसा लूट खसोट पथभ्रष्ट संसार सभ्य दृष्टि में कहीं भी दिखाई नहीं दी, इतने लूट खसोट थी। पर्सिलिस सर्विसेज ने इसे बेशर्मी की हद तक लूट बताई है। तो के.एम. पानीकर ने इसे डाकुओं का राज कहा है। निसंदेह इस दौर में बंगाल कंगाल हो गया। कंपनी भी युद्ध बार बार लड़ रही है तो उनकी भी वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई। लेकिन इस दौरान बंगाल के कुछ चापलूस चाटुकार और कंपनी के अधिकारी सब जो है वह सबसे ज़्यादा संपत्ति कमाया, यानी भ्रष्टाचार के द्वारा वह बहुत अमीर हो गया है। तो इस दृष्टि से बंगाल में जो अव्यवस्था थी उस अव्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर बनकर आया तो उसने 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम द्वैध शासन को जो बंगाल में थी उसको समाप्त किया। हम इस संदर्भ में अब द्वैध शासन की कुछ बड़ी घटना पर पढ़ेंगे। के.एम. पानीकर के.एम. पानीकर जो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने 1757 के पलासी युद्ध पर कहा था कि बंगाल के अमीरों ने, बनियाओं ने, साहूकारों ने, पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने बंगाल को बेच दिया। और जैसा कि पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज का जो बंगाल विजय से शासन शुरू होती है तो उन्होंने कहा था कि ये अनंत निशा रात्रि का युग शुरू हुआ। अब हम देखेंगे 1765 में द्वैत शासन लागू हो गया है, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। तो क्लाइव के काल में क्या हुआ? क्लाइव के गवर्नर काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों विद्रोह किया। ये श्वेत सैनिक थे। जैसा कि आप जानते हैं, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया। चाय, सुपारी और तंबाकू के व्यापार
कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखा गया। ठीक है, ये दो बड़ी बात थी। हम रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव वही है, भारत में अंग्रेजी राज के जनक रॉबर्ट क्लाइव है। पिट्स ने कहा कि स्वर्ग से आए हुए सेनापति है। 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया। अब हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर जो अंतिम बार, जैसा कि आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव बीच में जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय वह भारत में नहीं था। 1760 में वह भारत से ब्रिटेन गया था, लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद पुनः भारत आया और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई वह क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने की। फिर द्वैत शासन जब बंगाल में लागू हो गया, उस संदर्भ में हम देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने कंपनी के व्यक्ति को सुरक्षा के लिए, आय बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के हित में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की और उस ट्रेड में 3 वस्तु चाय पत्ती, सुपारी या तंबाकू के व्यापार के लिए पूरी तरह आरक्षित कर दिया गया। यानी कंपनी के व्यक्ति ही इस 3 वस्तु की व्यापार कर सकता है। क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद में अंग्रेज सैनिकों, गोरा सैनिकों ने यानी श्वेत विद्रोह हुआ और यह विद्रोह उनकी अपनी जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, उनको अधिक सुख सुविधा मिले, उनकी वेतनमान बढ़े, इस दृष्टि से गोरा सैनिकों ने विद्रोह किया था। रॉबर्ट क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था, व्हाइट मिन्टी हुई थी और यह अंग्रेज सैनिकों अपने मांगों को लेकर की थी। जैसा कि जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज यानी भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी के अधीन भारत में राज स्थापित हुई, तो भारत में ब्रिटिश भारत राज के संस्थापक भारत में रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव पर महाभियोग भी रॉबर्ट क्लाइव, जैसा कि आप जानते हैं, इसके बारे में पिट्स ने लिखा है कि यह स्वर्ग से आए हुए सेनापति, यानी यह सेनापति, इनमें जो गुण थी वह पृथ्वी पर ऐसे सेनापति की नहीं होती है, स्वर्ग से आए हुए सेनापति की उपाधि दिया। और 1774 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। बंगाल में जब द्वैत शासन लागू हुआ तो भू राजस्व वसूल करने के लिए 3 बड़े व्यक्ति को नियुक्त किया गया, जिसके बारे में हम आपको बता दें। जो वह 3 व्यक्ति था, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार बंगाल में उप दीवान
मोहम्मद रजा बिहार में उप दीवान सिताब राय उड़ीसा में उप दीवान दुर्लभ राय। थोड़ा देखेंगे कि जब दीवानी अधिकार मिल गया, जैसा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार 12 अगस्त 1765 को दिया, तो फिर भू राजस्व कैसे वसूला जाए, यह एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इस समस्या को निदान के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि 3 उप दीवान डिप्टी, हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की तरह यह दीवान होता था। तो दीवान का अर्थ हुआ वित्त मंत्री, तो डिप्टी वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, यानी भू राजस्व का प्रभारी बनाया गया। और वह व्यक्ति था बंगाल में मोहम्मद रजा। ये मोहम्मद रजा बंगाल में, बिहार में सिताब राय और दुर्लभ राय उड़ीसा में बनाया गया था। ये बहुत बड़ी घटना थी कंपनी के अधीन कि भू राजस्व वसूल करने के लिए जिम्मेवार 3 भारतीयों को ही बनाया गया। तो इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन, और उस समय कंपनी ने भू राजस्व वसूल करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया उसमें भारतीयों का सहयोग लिया। कंपनी की स्थिति बार बार युद्ध लड़ने और भ्रष्टाचार के कारण बहुत ही नाजुक हो गई। इस स्थिति में कंपनी ने ब्रिटिश शासन से, यानी ब्रिटेन में राजा से वित्तीय सहायता की अनुरोध किया। उस समय लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। उसने एक गुप्त समिति बनाई और गुप्त समिति के अनुरोध पर द्वैध शासन समाप्त करने की चेष्टा की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी से संबंधित लंबी अवधि तक रहने वाले, अनुभव रखने वाले था, जो फारसी, बंगाली आदि भाषाओं को भी, उर्दू भाषा को अच्छी तरह से जानता था, काफ़ी अनुभवी था। इस स्थिति में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी के रिपोर्ट पर बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करने के लिए और बंगाल को एक सुव्यवस्थित रूप देने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बना और द्वैध शासन को समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में
भू राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर पद का सृजन किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया और फिर 1772 में कलेक्टर पद की नियुक्ति की। कलेक्टर पद की नियुक्ति के पीछे मूल उद्देश्य था भू राजस्व वसूली में सहयोग करना। तो अब हम देख सकते हैं कि स्थिति बंगाल में द्वैत शासन के समय जिसकी लाठी जिसकी भैंस की कहावत वाली थी और बहुत ही अव्यवस्थित थी। ब्रिटिश सरकार की वित्तीय स्थिति कंपनी की कमज़ोर में सहायता देने की प्रयास थी और इस प्रयास के कारण संसद में एक एक्ट लाया गया, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 के द्वारा बंगाल में एक नई सिस्टम भारत में लाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये विनियमन अधिनियम 1773 में लाया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है और फिर बहुत सारी प्रावधानें इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है, जिस पर हम चर्चा जब गवर्नर और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, उस क्रम में आपको हम बताएंगे। हम अब फिर एक बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं कि विजय कंपनी का हो चुका है, अब हम लोग मराठा पर अंग्रेज किस प्रकार विजय प्राप्त किया इस पर चर्चा करेंगे। मराठा राज के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज संभाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज के बाद राजा राम और शिवाजी द्वितीय मराठा के मराठा राज के उत्तराधिकारी बना था। हम इस क्रम में चर्चा करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज 1707 में
खेरा के युद्ध में शिवाजी द्वितीय शिवाजी शिवाजी द्वितीय को पराजित कर जनवरी 1708 में सतारा में राज्याभिषेक छत्रपति साहू जी महाराज नाम से किया। हम लोग को पढ़ना है पेशवा, और पेशवा के अंतर्गत मराठा का उत्कर्ष। प्यारे बच्चों, हम बताना चाहेंगे कि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में उत्साह उमंग होनी चाहिए। उसी प्रकार का उत्साह और उमंग जैसे आप मोबाइल देखने में, यात्रा करने में, खेलने में या किसी उत्सव के अवसर पर अपने अंदर जगाते हैं, उसके प्रति तत्परता दिखाते हैं, उसके प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। यदि आप पढ़ाई को एक खेल समझ लें और खेल खेल में पढ़ाई, तो फिर इतना आनंद पढ़ाई से बड़ा आनंद किसी चीज़ में नहीं है। अध्ययन में जो आनंद है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनि है, यानी जीव जंतु का नस्ल है, उन जिन जीव जंतु हैं के प्रकार हैं, और वैज्ञानिक लगभग 86 लाख जीव जंतु के प्रकार बताते हैं। तो इस 84-86 लाख जीव जंतुओं में मानव जो अब तक ज्ञात है, हम लोग के पास ज्ञान की भारी कमी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सोलर सिस्टम के अंदर और उससे बाहर के बारे में तो बहुत कम जानते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में अधिक जानते हैं। तो जो अब तक हम लोग के पास नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर पृथ्वी या जल वायु आकाश जहाँ भी है, जो अब तक हम लोग के परिचित जिससे है, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो मानव जीवन की सार्थकता हमें ज्ञान प्राप्त करने में है, और ज्ञान प्राप्त तब होगी जब हम उसके लिए लगन करें, मेहनत करें, समय को महत्व दें और अपने आप को एक बेहतर नियमबद्ध तरीके से चलें। किसी देश की सिस्टम को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, और देश से भी ज़्यादा चंचल जटिल कार्य किसी व्यक्ति के अंदर जो मन है उसको चलाना है। तो मन बहुत चंचल है, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी यह बात बताया कि मन से अधिक चंचल कुछ नहीं है। तो इस पर बस करने के लिए आपको सही दिशा, सही रास्ता में चलना है, फिर सब कुछ अपने आप होते जाएगी। आपकी समस्या अपने आप बेहतर समस्या का निदान होते जाएगी, बेहतर होते जाएंगे। सिर्फ आपको एक कार्य करना है, अपने प्रतिबद्धता के साथ, तत्परता के साथ अपने कार्यों को बेहतर ढंग से जिम्मेदारी मानते हुए, दायित्व मानते हुए
निर्वहन करे। अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिस पर अंग्रेज का विजय अभियान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पर अंग्रेज ने जो शासन किया, भारत के राजाओं को पराजित किया या विभिन्न नीतियों से भारत के राजाओं को अपने अधीन किया। भारत में सबसे सशक्त मुकाबला करने वाला अंग्रेज का मराठा था। किसी व्यक्ति विशेष में, शासक विशेष में अंग्रेज का सबसे सशक्त मुकाबला करने वाला भारत में टीपू सुल्तान है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम मराठा की आपको शुरुआत किए हैं तो पहले आप मराठा के बारे में आपको हम बता दें कि मराठा सबसे सशक्त मुकाबला किया अंग्रेज का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज एक कंपनी के रूप में आई और जब यह धीरे धीरे राजनीतिक में प्रवेश किया, उस दौर में यह माना जाता था कि मुगल सम्राट, मुगल वंश के उत्तराधिकारी यानी भारत में मुगल के बाद अब यदि कोई शासन करेगा तो वह वंश होगा मराठा। मराठा भारत में राज करेगी। जैसा कि 1700 ईस्वी के बाद 1713 में हम देखेंगे कि पेशवा पद की शुरुआत होती है और प्रथम 2 पेशवा, तीसरे पेशवा के काल के प्रारंभ में भी मराठा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और यह विद्वानों ने मान लिया, राजनीतिज्ञों ने मान लिया कि अब भारत पर मराठा राज करेगा। मुगल के बाद भारत में मराठा की राज होगी। लेकिन परिस्थिति बदलती है और जब आपस में एकता भंग होती है तो उसका लाभ दूसरे को मिलता है। ऐसा ही लाभ हम देख सकते हैं कि मराठा की आपसी कलह, आपसी जो समस्या थी, एकता नहीं थी, उसका लाभ अंग्रेज को मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी, 1627 में शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र विधानसभा ने 1630 माना है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र हैं। पुणे क्षेत्र में एक छोटा सा जागीर प्राप्त हुआ, लेकिन उस जागीर को आधार बनाकर शिवाजी एक बड़े राज स्थापित करने में सफल हुआ। 1645 के आसपास में तोरण दुर्ग जीतना शिवाजी की पहली सफलता थी और 1677 के 78 में कर्नाटक अभियान शिवाजी की अंतिम अभियान थी। हम मध्यकालीन भारत में शिवाजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम बताना चाहेंगे कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1674 में जैसा कि जानते हैं कि शिवाजी ने राज्याभिषेक किया था। 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या किया। 1663 में पूना, 1664 में सूरत को लूटा। 1670 में शिवाजी ने पुनः सूरत को लूटा। 1674 में शिवाजी ने राज्याभिषेक किया, सिसोदियों का अपने को वंशज घोषित किया। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज मराठा का नेतृत्व किया, लेकिन 1689 ईस्वी में संगेर के युद्ध में मुकर्रम खान ने संभाजी महाराज और उनके मंत्री कलश, तो संभाजी महाराज और उनके मंत्री कलश को बंदी बना लिया और फिर कठोर यातना के साथ साथ
इन दोनों की हत्या कर दी। फिर मराठा का जो संभाजी महाराज हैं, उनकी पत्नी, उनके पुत्र साहू जी आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। इस क्रम में शिवाजी के पुत्र राजा राम ने मराठा का नेतृत्व किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा राम ने मुगलों को छापेमार युद्ध में अपने पिता शिवाजी की तरह भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा जो ताराबाई थी, ताराबाई ने अपने पुत्र, जो बहुत छोटा पुत्र है जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय रखा, और शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा का राजा घोषित कर दिया। फिर यही ताराबाई जो राजा राम की पत्नी है, उन्होंने अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से राजा घोषित कर दिया और 1700 ईस्वी से 1707 तक उन्होंने मराठा का नेतृत्व किया। गुड मॉर्निंग, आप लोग क्लास नियमित करें, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, हम देर से देखें क्योंकि उस पर देखने से हमें कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप लोग तो आते नहीं होगा। तो जो भी हो, हमारा धर्म है पढ़ाना, आपका कर्म है पढ़ना, समझना। जहाँ दिक्कत हो पूछें आप। ये जो पढ़ाई हो रही है, हम फिर एक बार बता दें, किसी एक विषय के लिए नहीं है, एक परीक्षा के लिए नहीं है। हम जो बता रहे हैं, इतिहास की किसी भी पाठ को जो पढ़ा रहे हैं अथवा हम जो पढ़ा रहे हैं, वह किसी भी परीक्षा में यदि इतिहास से प्रश्न आएगी तो आपका प्रश्न बनाने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम लोग यूट्यूबर नहीं हो सकते हैं, हम आपके मित्र जरूर हैं, लेकिन पढ़ाने तक ही मित्र हैं। हर क्षेत्र में हम आपके मित्र नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आज के बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, वह आपसे काफ़ी जोक करते हैं, हर तरह से आपसे बात करते हैं। हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना। आप हमारे हमतुल्य नहीं है, हम उम्र नहीं है कि हम आपसे हर बात शेयर करें, और यही कारण है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत खुशी हुआ कि आप नियमित कर रहे हैं। चलिए, जो खरगोश और कछुआ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो नियमित रूप से पढ़ेंगे, मात्र 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, वैसे पढ़ें। आप 10 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, 24 घंटा है तो 10 घंटा पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप 7 घंटा, 8 घंटा भी नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो आपकी बराबरी कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ को संदेश समझें कि कोई नहीं कर सकता है। यदि आप 8 घंटा भी नियमित रूप से 7 घंटा पढ़ेंगे तो वह सबसे बेस्ट चीज़ होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि मराठा, हम पेशवा पढ़ाने की क्रम में आपको एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि बना रहे हैं, जिसमें प्रिम्बल जो शुरू है, जो प्रीफेस है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रिम्बल पर, कि कैसे पेशवा का युग कैसे आया। और जो अभी हम बता रहे हैं ये सब मध्यकाल में आप पढ़ेंगे। शिवाजी मध्यकाल में पढ़ाई होगी, मध्यकालीन भारत में। तो जैसा कि जानते हैं कि संभाजी के 1689 में मुकर्रम खान ने बंदी संगनेर के युद्ध में कर लिया, और फिर उनको और उनके ब्राह्मण मंत्री कलश को भारी यातना के साथ हत्या कर दी। फिर राजा राम ने संहारा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को राजा घोषित कर दिया। उनके पुत्र का नाम रखा गया शिवाजी द्वितीय। तो शिवाजी द्वितीय के नेतृत्व में ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक मराठा का स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। यानी मराठा ने मुगल का कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया। मराठा ने कभी भी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की।
शिवाजी भी कुछ क्षण के लिए भले ही पुरंदर की संधि जो 1765 में किया, सॉरी 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई उसमें कुछ क्षण के लिए भले ही लगा हो कि वह स्वीकार कर लिया, लेकिन वास्तव में स्वीकार वह एक दिखावटी थी। अब इस दृष्टि में हम देखेंगे कि शिवाजी द्वितीय जब हैं और ताराबाई बड़ी ही कुशलतापूर्वक, बड़ी ही जुझारू वीरांगना की तरह, हम जिस तरह झांसी बाई की नाम जानते हैं, रुद्रामा की नाम जानते हैं, प्रभावती की नाम सुने हैं, ऐसे जो महान विभूति नूरजहां का नाम, रजिया सुल्तान का नाम हमने सुना है, ऐसे जो बड़े बड़े व्यक्ति का नाम हम महिला में सुन चुके हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि एक बड़ी नाम है, वह है ताराबाई। ताराबाई अपने पति के मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र को संरक्षिका राजमाता बनकर और उसने बड़ी ही जुझारूपन से औरंगजेब का मुकाबला किया और कभी भी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1707 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो बहादुर शाह प्रथम है, जिन्हें शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं, जो ये मुअज्जम, जो जिनकी वास्तविक नाम थी मुअज्जम, इन्होंने ये वास्तविक नाम थी मुअज्जम, इन्होंने एक नीति अपनाया कि विभिन्न जो बंदी बनाए गए व्यक्ति हो उसको छोड़ा जाए। इसी क्रम में हम देखेंगे संभाजी महाराज के पुत्र जो साहू जी है उसको भी छोड़ा जाता है। साहू जी ने 1707 में निकलकर मराठा को एकत्रित करके 1707 में खेरा का युद्ध लड़ा शिवाजी द्वितीय के साथ, और शिवाजी द्वितीय के साथ खेरा के युद्ध लड़कर उन्हें पराजित कर दिया। और जनवरी 1708 में छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी के पोता छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से राजा बना। हम इसी क्रम में आगे अगले क्लास में पेशवा का उत्कर्ष पढ़ेंगे। पेशवा का उत्कर्ष, मराठा का उत्कर्ष जो है 1713 से 1818 के बीच पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि पेशवा कैसे महान पेशवा हुए, क्या क्या कार्य किए, और फिर 3 अंगल मराठा युद्ध हुआ और अंततः भारत पर मराठा का जो क्षेत्र था, जो मुगल का उत्तराधिकारी भारत में मराठा माना जाता है, उनमें एकता की कमी थी जिसके कारण उनका पतन हो गया। धन्यवाद।